अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान दिस वीक में आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूँ बुशरा खान। इस हफ्ते पाकिस्तान में कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल रही, हुकूमत ने क्या अहम इकदाम किए, इसके अलावा इस हफ्ते की अहम खबरें शामिल करेंगे इस एपिसोड में। सबसे पहले बात करते हैं हुकूमती वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से किए जाने वाले अहम फैसले की। वज़ीर आज़म इमरान खान के वज़रा और मुशीरों की। जी, इमरान खान ने अपने कुछ वज़रा और मुशीरों की कारकर्दगी से गैर मुतमईन होकर इस सिलसिले में अपनी टीम की कारकर्दगी जानने का फैसला कर लिया और वज़रा को वज़ारतों की कारकर्दगी की रिपोर्ट्स जमा कराने की हिदायत कर दी है। उनका कहना है कि किस वज़ीर की क्या कारकर्दगी रही आगाह किया जाए, जबकि किस वज़ीर ने वज़ारत में कितना वक्त गुजारा। मज़ीद उन्होंने रिपोर्ट की तलबी के हवाले से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने माविन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवान उस्मान डार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अफरा तफरी की सूरत हाल से बचाने के लिए पेशगी इक़दामात ज़रूरी हैं। नौजवान हंगामी हालात में मदद के लिए तैयार रहें। इमरान खान ने कहा कि उम्मीद है नौजवान कौमी फरीदा समझते हुए अपना बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। चीन में भी लॉकडाउन के दौरान नौजवानों ने ही जिम्मेदारियों से फूड सप्लाई बहाल रखी थी। माविन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवान उस्मान डार प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की तश्कील के लिए मुतहरिक हो गए हैं। उस्मान डार ने कहा है कि पाकिस्तानी नौजवानों ने सैलाब और दलदले के दौरान बेहतरीन जज्बे का मुजाहरा किया। उम्मीद है ज़रूरत पड़ने पर कोरोना के खिलाफ जंग में भी अहम किरदार अदा करेंगे। नौजवानों को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर टीम में शामिल किया जाएगा। उस्मान डार का कहना था कि रज़ाकार फोर्स करंतना में रखे गए अफराद की पहरादारी का भी काम करेगी। नौजवान रज़ाकार ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशान। अब कुछ बात करते हैं भारत में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी की। कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की वापसी शुरू हो गई है। पहले मरहले में 41 पाकिस्तानी शहरी वाघा अटौरी बॉर्डर के रास्ते वापस पाकिस्तान पहुंच गए। 150 के करीब मजीद पाकिस्तानी भारत में मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में जो भारतीय शहरी मुकीम हैं उनसे भारतीय हाई कमीशन ने अभी तक राब्ता नहीं किया है। आइए मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 1408 हो गई है। सिंध में कोरोना के 457, पंजाब में 490, बलोचिस्तान में 133, खैबर पख्तूनख्वा में 180, गिलगित बल्तिस्तान में 107, इस्लामाबाद में 39, आज़ाद कश्मीर में 2 मरीज़ हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा 2 मरीज़ ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क भर में इस वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई है, जबकि 7 अफराद की हालत तशवीशनाक है और 23 सेहतियाब हो चुके हैं। नए एदाद शुमार के मुताबिक पंजाब भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद सिंध से भी तजावुज़ करके 490 तक जा पहुंची है, जबकि सिंध में मरीजों की तादाद 497 है। नए केसेस सामने आने के बाद पंजाब कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा होने वाला सूबा बन गया है। कोरोना वायरस के बायस सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद सख्ती का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिंध में लॉकडाउन की पॉलिसी मजीद सख्त कर दी गई है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सुबह 8 से शाम 7 बजे तक लॉकडाउन की पॉलिसी बरकरार रहेगी, जबकि हमारे पास टेस्टिंग किट्स आ गई हैं, ताहम टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाएंगे। 500 टेस्ट कर रहे हैं तो 50 मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना के बाद मरीजों की अस्पताल पहुंचने के 24 घंटे में मौत वाक़या हो गई है। बाज़ मरीज ऐसे भी आए हैं कि उन्हें अस्पताल मुर्दा हालत में पहुंचाया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो में हुसैन हारून ने कहा कि कोरोना वायरस कुदरती नहीं, इसे लेबॉरेटरी में बनाया गया है और ये केमिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बहुत बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही थी। उनका कहना था कि हकीकत ये है कि साल 2006 में अमेरिका की एक कंपनी ने हुकूमत से इसका पेटेंट या मंजूरी हासिल की। 2014 में ये जाहिर करने के लिए कि ये किसी एक जगह से हासिल नहीं किया गया है तो इसकी वैक्सीन की पेटेंट डाली गई, लेकिन इसे नवंबर 2019 में बाकायदा मंजूर किया गया, जिसकी वैक्सीन इसराइल में बनना शुरू हुई है। हुसैन हारून ने दावा किया कि कोरोना वायरस बरतानिया की लेबॉरेटरी में तैयार किया गया, जिसकी रजिस्ट्री अमेरिका में हुई थी।
پھر اسے ایئر کینیڈا کے ذریعے چین کے شہر ووہان کی لیبارٹری بھیجا گیا۔ حسین ہارون نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انگلینڈ میں اس وقت ایک چینی بایولوجسٹ کیڈک چینک کو حراست میں رکھا گیا ہے۔ سابق سفیر کا کہنا تھا کہ کورونا کو انگلینڈ کے پیر برائٹ انسٹیٹیوٹ میں بنایا گیا، جس کی مالی مدد بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے کی۔ اس کے علاوہ اس وائرس کو بنانے کے لیے جان ہاپکنس اور ورلڈ اکنامک فورم نے مالی مدد کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ لوگ جو دنیا بھر میں گھومتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہیں، تاہم ان کے ارادے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں اب تک کورونا وائرس کے کیسز 6 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں، جبکہ 27,000 سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کورونا وائرس جو ہے یہ قدرتی نہیں، اسے لیبارٹری میں بنایا گیا ہے، اور مشکل نہیں ہوگا ہمیں کہنے کے لیے کہ ایک بہت بڑی سازش کی تیاری کی جا رہی تھی۔ وہ سازش اس طریقے سے تیار کی جا رہی تھی کہ برائے نام کیمیکل وارفیئر کے، یاد ہے سوریا پہ کتنا شور کیا تھا اوباما نے کہ انہوں نے اپنے لوگوں پہ کیمیکل ویپن استعمال کیے، تو یہ بھی تیاری ہو رہی تھی کیمیکل ویپن کے طور پر، لیکن یہ ایک قدم آگے بڑھا کے کہ کوئی ایسی بیماری تیار ہو جو لوگوں کو ڈرا دے، خوف پیدا کر دے، لیکن اتنی موت نہ ہو کہ جو برداشت نہ ہو۔ اور آج ہم سن رہے ہیں کہتے ہوئے لوگوں کو کہ ہاں بھائی کیا مرے ہیں، 10,000 مرے ہیں، 15,000 مرے ہیں، اگر یہ ہو گیا تو ہو گیا، چلے اس کا کچھ بہتر طریقہ اس سے ایجاد کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وائرس 2006 میں ایک کائرون کمپنی ہے امریکہ میں، اس نے اس کی پیٹنٹ حاصل کی حکومت امریکہ سے۔ یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اب بات کرتے ہیں مساجد کی۔ بندش کے حوالے سے کراچی میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کے مشاورتی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ نماز، تراویح، اعتکاف سمیت تمام عبادات کا سلسلہ جاری رہے گا اور سماجی فاصلوں پر بھی عمل درآمد ہوگا۔ مزید کیا کچھ کہا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل عیدی نے بتایا کہ کئی افراد کورونا سے مرنے والوں کی میتیں رکھوا رہے تھے، جبکہ یہ ایسا مرض ہے کہ جو کہ پھیل رہا ہے۔ ایسی میتیں ہم اپنے سردخانوں میں نہیں رکھ سکتے، ورنہ یہ ہمارے سٹاف، غسل دینے والے، میت کی ہینڈلنگ کرنے والے اور وہاں آنے والے دیگر شہریوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ فیصل عیدی کا کہنا تھا کہ اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم نے جمعہ کی شام سے ملک بھر میں اپنے سردخانے بند کر دیے ہیں اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو خود ہی غسل دیں۔ عیدی فاؤنڈیشن کے سردخانوں میں کسی بھی قسم کی کوئی خدمات فراہم نہیں کی جائیں گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں عیدی فاؤنڈیشن کے 8 سردخانے ہیں، جن میں سے کراچی میں 3، حیدرآباد میں 1، کوئٹہ میں 1، رحیم یار خان میں 1، ملتان میں 1، جبکہ ایک سردخانہ لاہور میں قائم ہے۔ اس کے علاوہ 50 سے زائد ایسے مراکز ہیں جہاں میتوں کو غسل دیا جاتا ہے۔ ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اب بھی ایک امام ہمارا جیل میں ہے اور حکمران وعدہ ایک کرتے ہیں، عمل اور ہوتا ہے، تو ہم ان کو متنبہ کرتے ہیں کہ اس امام کو اولین وقت میں، اولین فرصت میں آزاد کر دیا جائے، اور امام کا کام لوگوں کو مسجد سے روکنا نہیں ہوتا، امام کا کام آنے والوں کو نماز پڑھانا ہوتا ہے۔ امام اب بھی نماز پڑھائیں گے، انتظامیہ اب بھی مساجد کو مینیج کرے گی۔ نماز تراویح اور نماز جمعہ باجماعت ہوگی۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ اعلامیے کی تائید اور توثیق کرتا ہوں، لاک ڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا، تاہم سماجی فاصلے سے متعلق ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ تراویح، نماز اور دیگر عبادات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج سے مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا اور لاک ڈاؤن کی اصطلاح استعمال نہیں ہوگی، مساجد فنکشنل ہوں گی۔ ہاں، اس بات کی ہم نے عہد کیا ہے کہ جو سوشل ڈسٹنس کا طبی مشورہ ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا، اور مسجد میں 5 وقتہ نماز
जुम्मतुल मुबारक, नमाज तरावीह, एतिकाफ, तमाम इबादत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मसाजिदें दोबारा खोले जाने के हवाले से एक नमाजी मोहम्मद रेहान का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें पूरे इंतजामात के साथ खुली हैं। बार बार कहा जा रहा है कि समाजी फासला रखें, ताहम अक्सरियत नमाज अभी भी नहीं पढ़ रही। अल्लाह का घर ही निजात का जरिया है, अल्लाह का घर बंद कर देंगे तो निजात किससे मांगेंगे। मस्जिदें जो खुली हैं वो अपने पूरे इंतजामात के साथ खुली हैं। जिस तरह के बार बार कहा जा रहा है कि समाजी फासला रखें और अपने आप को महफूज रखें, तो मस्जिदों में जो लोग नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं वो अपने आप को महफूज करके आ रहे हैं और बाकायदा पूरे इंतजामात के साथ चंद लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। अक्सरियत नमाज अभी भी नहीं पढ़ रही जो घरों में पढ़ रही है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि अल्लाह का घर ही अल्लाह से निजात का ज़रिया है। अगर आप अल्लाह के घर को बंद कर देंगे तो फिर निजात किससे मांगेंगे? देखिए ना, अब ये अच्छा इक़दाम है, अगर मौलाना ने कहा है तो ये बड़ी खुशाइन बात है, मगर हिफाजत के साथ, एहतियात के साथ, और मसाजिद में इबादत की पूरी इजाज़त होनी चाहिए और मसाजिद से ही तौबा और इस्तग़फ़ार की आवाज़ें आसमानों पे पहुँचेंगी। एक और नमाजी अब्दुल रज़ाक का कहना था कि समाजी फासले की पासदारी को यकीनी बनाया जाएगा, मसाजिदें खुलनी चाहिए, बेशक अल्लाह ताला सारे मामलात को बेहतर करेगा। देखें, जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो उन्होंने एहतियाती तदाबीर बताई हैं उसको फॉलो करते हुए, हमारे उलमा किराम ने भी यही कहा है, उसको फॉलो करते हुए, उसको देखते हुए हमें जो है ना, जितनी जो सोशल डिस्टेंस है उसको रखना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारी एहतियाती तदाबीर बताई हैं वो हमें उस पर अमल करते हुए हमें नमाज की तरफ तो आना चाहिए। नमाज तो बिल्कुल मसाजिद खुलनी चाहिए। लॉकडाउन में सख्ती के हवाले से देखिए आपने ये रिपोर्ट। अब बात करेंगे कामयाब नौजवान प्रोग्राम की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली रकम में बड़ा इजाफा कर दिया। प्रोग्राम के तहत अब नौजवानों को 50 लाख के बजाय 2.5 करोड़ रुपए तक की रकम मिलेगी। इमरान खान ने मजीद क्या हिदायत दी हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर के नौजवानों से मुतालिक अहम फैसला करते हुए कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली रकम बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म से मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख और मौमन ख़ुसूसी उस्मान डार ने मुलाकात की, जिसमें नौजवानों को बड़े कारोबारी मौक़े देने के लिए मज़ीद सहूलत की फराहमी का फैसला किया गया। मीटिंग में रकम की फराहमी की ज़्यादा हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ तक कर दी गई है। ये भी फैसला किया गया है कि दी जाने वाली रकम पर इंटरेस्ट रेट 8% से कम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि हालात बेहतर होते ही रकम की तकसीम का अमल तेज किया जाए। पाकिस्तान में एक ऐसा तबका भी है जिसे मौजूदा सूरत हाल में बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। शहर क़ायद में हर तबके के लोग घरों में महसूर हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के हुसूल के लिए परेशान भी हैं। इन्हीं में एक बहुत बड़ी तादाद हमारे वॉचमैन की भी है, जिन्हें हम सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड्स जो हमारे घरों, दुकानों, बैंक्स और दीगर अहम मुकामात पर हिफाजत करते हैं, कोरोना वायरस की वजह से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हैं, जिसकी एक बड़ी वजह उनकी ड्यूटी टाइमिंग्स हैं। लॉकडाउन के बाद सिक्योरिटी गार्ड किन मुश्किलात का शिकार हैं, इस हवाले से देखेंगे ये मुफस्सिल रिपोर्ट। शहर कायद में हर तबके के लोग घरों में महसूर हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के हुसूल के लिए परेशान भी हैं। इन्हीं में एक बहुत बड़ी तादाद हमारे वॉचमैन की भी है, जिन्हें हम सिक्योरिटी गार्ड्स भी कहते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड्स जो हमारे घरों, दुकानों, बैंक्स और दीगर अहम मुकामात पर हिफाजत करते हैं, कोरोना वायरस की वजह से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने में बुरी तरह नाकाम है, जिसकी एक बड़ी वजह उनकी ड्यूटी टाइमिंग्स हैं। सिक्योरिटी गार्ड की बड़ी तादाद रात को ड्यूटी करती है, जो फजर के बाद जाकर सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो लॉकडाउन शुरू हो
जाता है। इसी तरह दिन की ड्यूटी करने वाले गार्ड्स लॉकडाउन के वक्त तक ड्यूटी पर होते हैं, लिहाजा उन्हें खुद अपने घरों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान लाने का वक्त नहीं मिलता। कराची में सिक्योरिटी गार्ड जो 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनमें सबसे बेशतर की उम्र 60 से 70 बरस के दरमियान भी हैं और बहुत सारे रिटायर्ड फौजी भी हैं। बड़ी उम्र के गार्ड्स के लिए कोरोना वायरस वैसे भी बहुत खतरनाक है। एक गार्ड शहजाद हसन, जिसकी उम्र 40 साल है और 3 साल से मुलाजमत कर रहा है, ने बताया कि कोरोना वायरस का खौफ तो है, लेकिन अपने बच्चों को रोटी खिलाने की फिक्र भी है। हम मजबूरी की वजह से यहाँ काम कर रहे हैं। कंपनी की जानिब से कोई हिफाजती सामान तक मुहैया नहीं किया गया। एक डर तो लग गया था, लेकिन पीछे जो है ना बच्चे क्या करें, हम जो है ना मजबूरी की वजह से इधर आ रहे हैं। हमको जो है ना मास्क भी, हम उधर जो है दुकान में गया था, उधर जो है ना मेडिकल स्टोर में न कोई मास्क मिल रहा है, न कोई जो है ना कंपनी की तरफ से कोई चीज़ जो है ना मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और सिक्योरिटी गार्ड 32 साल मोहम्मद राशिद ने बताया, ड्यूटी न की तो बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। हुकूमत गरीबों को खाने की सहूलत फराहम करे, ड्यूटी के दौरान बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमें ड्यूटी तो करना है, अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं करें तो अपने बच्चों का पेट कैसे पाल सकेंगे। तो लिहाजा गवर्नमेंट से यही हमारी दरख्वास्त है, कम अज़ कम गरीब आवाम को खाने की सहूलत दी जाए और उनको कोई हो सके तो 2-4 पैसे भी दिए जाए। बाकी ये खाने पीने का जो इंतज़ाम है बहुत ही दुश्वारी है। सिराजुल हक ने हुकूमत की कारकर्दगी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वफाक कोरोना के बारे में सूबों की कोई रहनुमाई नहीं कर रहा। बाहर से आने वाले सामान में भी सूबों का कोई हिस्सा नहीं। हुकूमत अब तक कोई मुश्तरका प्लान तरतीब नहीं दे सकी। सिराजुल हक ने अपने बयान में कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए क्या कहा, देखेंगे इस रिपोर्ट में। सिराजुल हक ने अपने एक बयान में कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा है कि वफाक कोरोना के बारे में सूबों की कोई रहनुमाई नहीं कर रहा। बाहर से आने वाले सामान में भी सूबों को कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। हुकूमत अब तक कोई मुश्तरका प्लान तरतीब नहीं दे सकी। सिराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर एक एक्शन प्लान पर मुत्तफिक हो जाए। ये वक्त आपस में लड़ाई का नहीं, एक पेज पर रहने का है। एक इंसानी मसला दरपेश है, तो अगर हमारी कौम और हमारी हुकूमतें और हमारी सियासी क़ियादतें इस लम्हा भी एक पेश पर आने के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्या ये क़यामत में लोगों के काम आएंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अब भी हुकूमत के साथ वक़्त है कि वो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर एक एक्शन प्लान पर मुत्तफ़िक़ हो जाए। लेकिन अब तक हुकूमत ये भी फ़ैसला नहीं कर सकती है कि लॉकडाउन है पाकिस्तान में या लॉकडाउन नहीं है। सिराजुल हक ने मजीद कहा है कि अदालत ने कहा हुकूमत में करप्ट लोग मौजूद हैं। उन्होंने कहा कोरोना वायरस के दौरान हुकूमत तब्दीली की बातें ठीक नहीं हैं। इस वक्त नई लड़ाइयाँ शुरू करने के बजाय मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। सिराजुल हक का कहना था कि मौजूदा हुकूमत साबिक़ा हुकूमतों को निशाना बनाने के बजाय अपना काम करे। तो आप साबिक़ा हुकूमतों पर ज़रूर तबसरा करें, लेकिन साबिक़ा हुकूमतों की कारकर्दगी को देखकर लोगों ने आपके कहने मुताबिक आपको मैंडेट दिया है। तो अब तो आपके हनीमून के दिन तो गुज़र गए, 2 साल पूरा हो रहे हैं। अब तो एक और बजट की तरफ आप जा रहे हैं। तो इसलिए अगर कमी कोताहियाँ थी भी, जिसका हम सब गवाह हैं, तो अब इस हुकूमत को तो पूरा करना चाहिए। लेकिन कल भी जनाब वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है कि देखिए हमारे साथ वेंटिलेटर्स तक नहीं है, लोगों के काम आएंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं। मज़ीद खबरें भी पाकिस्तान दिस वीक में शामिल करेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।